नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हमने 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ चला रखी है उसी से संबंधित है हमारा ये वीडियो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, रोडाकृत राउल बेल में 7 बोलियों में प्रधानता किसकी है। दोस्तों ये तो आपको कल मालूम हो गया था कि इसमें 7 बोलियाँ है, लेकिन 7 बोलियों में जो प्रधानता है वो कौन सी बोली की है। ठीक है, ब्रज की, अवधी की, राजस्थानी की या भोजपुरी की। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है राजस्थानी। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, आप इसको याद रखना। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य किसने कहा। आपको ये तो मालूम है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य बोला जाता है, लेकिन ये कहा किसने है आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है। बताइए किसने कहा है। कितनी बार करवा चुकी हूँ इसको मैं, कितनी बार, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है ना इनको तो शायद मैं दूसरी बार करवा रही हूँ, क्योंकि आदिकाल वाला जो वीडियो था ना उसमें सबको करवा चुकी हूँ। एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है आदिकाल वाली वीडियो में। बस वो प्रतियोगिता साहित्य के जो क्वेश्चन थे वो मैंने नहीं करवाए, क्योंकि आप सभी के पास है तो मुझे ज़रूरी नहीं लगा वो करवाना। इसीलिए हमारी जो 1100 क्वेश्चन की सीरीज़ थी उसमें 200 क्वेश्चन कम रह गए, 800 ही क्वेश्चन हो पाए थे। ठीक है, 800 या 900 कुछ ऐसे ही हो पाए थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि। ठीक है, आपको ये याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिद्धनाथ साहित्य को सांप्रदायिक श्रेणी में किसने रखा है। तो बताइए दोस्तों किसने रखा है सिद्धनाथ साहित्य को सांप्रदायिक श्रेणी में। तो इसका सही उत्तर बताओ आप जल्दी से, क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, धीरेन्द्र वर्मा है, गणपति चंद्र गुप्त है या फिर है राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, याद हो गया होगा, आपको याद होगा पहले से, मैं तो इतना कहूँगी। हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार कौन है। बताइए दोस्तों कौन है हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है या नगेंद्र है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि इसका सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हिंदी साहित्य 20वीं सदी के रचनाकार कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी साहित्य 20वीं सदी के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है बताइए जल्दी। नंद दुलारे वाजपेयी है, मुक्तिबोध है, नगेंद्र है या फिर है नामवर सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यहाँ पे नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, देखिए ये रिवीजन के तौर पे आपके हो गए, क्योंकि ये आदिकाल में करवा चुकी हूँ तो 2 बार हो रहे हैं, लेकिन हमारी ये सीरीज़ है तो इसमें भी हमें ये क्वेश्चन लाने थे, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पर व्यास सम्मान कब मिला। दोस्तों आपको बताना है कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, इस पर व्यास सम्मान मिला था, लेकिन कब मिला, कौन सी ईस्वी में मिला। ठीक है, 1996 में, 1986 में, 1992 में या फिर 1988 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1996। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि भाषा काव्य धारा के रचनाकार कौन है। बताइए कौन है। महेश चंद्र शुक्ल है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है या फिर है राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही उत्तर है महेश चंद्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। जयचंद्र प्रकाश रचना किसकी है। दोस्तों ये बताने की आवश्यकता है क्या। कल नहीं, आज सुबह ही जो वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको बताया कि नोटिस मात्र कहा जाता है इस रचना को। इस रचना का नाम और इसके रचनाकार का नाम ही हमें उपलब्ध होता है, और मैंने आपको उस समय बताया भी था कि इसके रचनाकार कौन है। तो बताइए कौन है। भट्ट केदार है, पुष्य है, सरप्पा है या स्वयंभू है। तो आप कह रहे होंगे कि मैडम भट्ट केदार है, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका यहाँ पे। ठीक है, कौन सा रासो ग्रंथ श्रृंगार रस प्रधान है। बताइए दोस्तों कौन सा रासो ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये बताना है, तो बता दीजिए जल्दी से। पृथ्वीराज रासों में, बीसलदेव रासों में, परमाल रासों में या फिर खुमान रासों में। तो आप कह रहे होंगे कि बीसलदेव रासो है, तो सही है दोस्तों, इसका उत्तर बीसलदेव रासो है। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को कहा। आपको बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को क्या कहा। ठीक है, नवजागरण काल कहा, पुनर्जागरण काल कहा, उत्थान काल कहा या फिर आधुनिक काल कहा। तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे पुनर्जागरण काल। ठीक है दोस्तों, हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, ये तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसको आप सब जानते हो और हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई तो नया आया होगा ना सब्सक्राइबर, तो उसको पता नहीं रहेगा तो परेशान हो जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर मैं डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, सरप्पा है। ठीक है, हिंदी का पहला कवि सरप्पा को माना जाता है।
दोस्तों हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, आपको बताना है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। ठीक है, दोहा कोश है, चर्या गीत है, श्रवकाचार है, या फिर है पृथ्वीराज रासो। तो बताइए कौन सी है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पे है श्रवकाचार। अब आप मुझे कमेंट करके सब बता देना कि ये रचना किसकी है। ठीक है, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। खैर आपकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मैं रिप्लाई नहीं देती, और अगर कोई रिप्लाई ना दे तो कमेंट करने का मन नहीं करता, इस बात को मैं जानती हूँ। इसलिए कितने वीडियोज़ और रहते हैं सीरीज़ में, अभी ये मान लो कि अभी तो काफ़ी सारे वीडियोज़ है, 6-7 वीडियो है, ये आ जाएंगे। उसके बाद मैं सभी कमेंटों का रिप्लाई दूंगी। 1-2 दिन की छुट्टी लूँगी आपसे, आप मुझे छुट्टी दे दोगे ना, मेरी छुट्टी स्वीकृत कर देना। ठीक है दोस्तों, मैं सभी कमेंटों का रिप्लाई दूंगी, उसके बाद ही नई वीडियो बनाऊँगी। तो इसके मुझे बताना कि ये किसकी रचना है, ज़रूर कमेंट करना, सबके कमेंट आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन आदिकाल से असंगत है। दोस्तों आपको बताना है इन चारों कथनों में से कौन सा कथन है जो कि गलत है आदिकाल के संदर्भ में। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल सही बताओगे, ये मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है। देखिए, संकीर्ण राष्ट्रीयता थी, तो आप कह रहे होंगे कि हाँ मैडम ये सही बात है। सत्ता के प्रति उदासीनता, नहीं दोस्तों, इसमें सत्ता के प्रति उदासीनता तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो यही हमारा असंगत हो गया। संदिग्ध रचनाएं थी। दोस्तों आदिकाल की जितनी भी रचनाएं हैं ज़्यादातर संदिग्ध ही है, तो ये सही है यहाँ पे। सामंती मूल्यों की प्रबलता, ये भी सही है। तो दोस्तों 3 ऑप्शन यहाँ पे सही है, पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे पूछा गया है कि आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। ठीक है, मतलब कि कौन सी इन चारों में से कौन सी है। जन चेतना की उपस्थिति है, युद्धों का ऊपरी वर्णन है, या फिर समन्वयात्मकता है, या फिर है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। तो देखिए दोस्तों, आप कह रहे होंगे कि आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है वो है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, क्योंकि यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा वर्णन किया गया है राजाओं के बारे में, उनके राज्य के बारे में, युद्धों के बारे में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। ठीक है दोस्तों, बता दीजिए कि सिद्धों की संख्या कितनी है। तो आप बहुत अच्छे से इसको जानते हो कि सिद्धों की संख्या 84 है, और दोस्तों नाथों की संख्या 9 है, ये भी आप जानते हो। चर्या गीत किस साहित्य में मिलते हैं, बताइए दोस्तों, चर्या गीत कौन से साहित्य में मिलते हैं। सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में, जैन साहित्य में, या फिर रासो साहित्य में। तो आप कह रहे होंगे कि मैडम सिद्ध साहित्य में मिलते हैं चर्या गीत, तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वैसे आप बहुत होशियार हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गोरखनाथ द्वारा परिवर्तित नाथ मत कितनी शाखाओं में विभाजित हुआ। दोस्तों गोरखनाथ द्वारा परिवर्तित नाथ मत था, वो कितनी शाखाओं में विभाजित हुआ वो बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सही उत्तर है 12। ठीक है, 12 शाखाओं में विभाजित हुआ। किसे अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। तो दोस्तों इसको तो बता दीजिए आप मुझे जल्दी से कि किसको कहा जाता है अपभ्रंश का व्यास, क्योंकि इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि इसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो बताइए, स्वयंभू है, पुष्पदंत है, हेमचंद्र है, या फिर है विद्यापति। तो आप कह रहे होंगे कि मैडम इसका सही उत्तर है पुष्पदंत, तो बिल्कुल सही कह रहे हो, पुष्पदंत ही है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, सीरीज़ का नहीं, इस पार्ट का। तो इसमें क्या पूछा गया, देखिए, सिद्ध साहित्य को बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से किसने संपादित किया। मतलब कि इसको जिसने संपादित किया था ना दोस्तों, उसका आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो बताइए किसने किया। देखिए चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने किया, हरप्रसाद शास्त्री ने किया, सूर्यकांत शास्त्री ने किया, या फिर सरहप्पा ने किया। तो बताइए दोस्तों कौन सा है इसमें से हमारा उत्तर। तो आप सभी कह रहे होंगे कि मैडम हरप्रसाद शास्त्री है, इन्होंने किया। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये पार्ट हमारा हो गया यहाँ पे ख़त्म। अब हम मिलेंगे सुबह जो 8 बजे वाली वीडियो आती है उसमें। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और दोस्तों मैं आपको बिना मांगी सलाह देना चाहती हूँ। बिना मांगी सलाह ये है, पहली बात तो ये कि बिना मांगी सलाह है, तो आप मानो या ना मानो आपके ऊपर है, ठीक है। और सलाह ये है कि अगर आपने किसी भी टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ा ना दोस्तों, तो उसके क्वेश्चंस को आप है ना थोड़ी देर के लिए तो कर लोगे, आपको मज़ा भी आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ कितना अच्छा है, और याद भी हो जाएगा, ऐसा लगेगा। लेकिन 2-4 दिन के बाद अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि याद नहीं है मुझे, ऐसा फील होगा। तो आप पहले ना किसी भी टॉपिक को पढ़ो, किसी को भी, ठीक है। चाहे आप आदिकाल पढ़ रहे हो तो उसमें मान लो आपने एक ही कवि को पढ़ा है, लेकिन उस कवि को इतने अच्छे से पहले डिटेल में पढ़ो कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन वहाँ से बन जाए, लेकिन हमारे सही होंगे। तो ये है मेरी बिना मांगी सलाह कि आप है ना पहले क्वेश्चन करने से पहले टॉपिक को पढ़िए। जैसे कि मैंने आदिकाल करवाया, उसके बाद उसके क्वेश्चन करवाए, संत काव्य करवाया, अभी इसके क्वेश्चन करवाऊँगी, करवाए नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे पढ़ाई करो कि आपकी सफलता में ना कोई मतलब कि बीच में काश शब्द नहीं लगाना पड़े।
कि काश मैं अच्छे से पढ़ लेती, काश मैं उस टाइम पे और ज़्यादा मेहनत कर लेता, इस टाइप के। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि पहले टॉपिक को डिटेल में पढ़ो। ऐसे नहीं कि सिर्फ यूट्यूब की वीडियो से सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, यूट्यूब की वीडियो से सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपको पूरा कोर्स अच्छे से टॉपिक वाइज टॉपिक कोई करवा रहा है तो। और देखिए, मैं ऐसा कभी भी आपको नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ यहीं पढ़िए। आपको जहाँ अच्छा लगता है आप पढ़िए, लेकिन आप भ्रमित मत होइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है यूट्यूब पे जो आपको भ्रमित करती है। 20-20 क्वेश्चन लाएंगी ऐसे पिटारे की तरह खोल के, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी, और बहुत अच्छे से आपको करवाएंगी और आपको अच्छा भी लगेगा कि यार कितना शानदार करवा रहे हैं। लेकिन आप बताओ, क्या 20-20 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पहले आपको टॉपिक की समझ होनी चाहिए। टॉपिक की समझ होगी तभी आप क्वेश्चन को समझ के कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आप बिना मांगी सलाह है, मानो ना मानो आपकी मर्ज़ी, मैंने तो बता दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। तो चलो दोस्तों, यही बात आपसे कहनी थी, ठीक है। ओके, बाय बाय।